fx is equals to sin power 4x 1 plus sin square x plus cos power 4x into 1 plus cos square। ठीक है, रेंज निकालनी इसकी, फाइंड द रेंज, रेंज अपने को इसकी निकालनी है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है कि जैसे आपको कभी भी रेंज निकालनी हो तो पहले तो आप यही करो कि जितना देखें अभी वो सिंप्लीफाइड हो पा रहा है तो उतना अपन सिंप्लीफाइड कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे देखते हैं उसकी रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने देखा तो ये हो गया आपके पास sin 4x प्लस sin पावर 6x प्लस cos पावर 4x प्लस cos पावर 6x आ जाएगा। sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x को मैं ऐसा का ऐसा रहने देता हूं। sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x में अपन a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब मेरे ख्याल से सबको याद होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a क्यूब प्लस b क्यूब होगा a प्लस b, इन दोनों में लगा रहे हैं अपन डायरेक्टली। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। याद है a क्यूब प्लस b क्यूब, इन दोनों में लगाया मैंने a प्लस b a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का होल क्यूब हो रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सबको पता है 1 होता है ना। तो sin 4x प्लस sin 4x 2 sin 4x हो गया, 2 cos 4x हो गया, मतलब आपके पास आ गया 2 sin 4x प्लस 2 cos 4x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना। ठीक है, कुछ नहीं करा अपन ने, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जनरली ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या ट्राई करते हैं कि अपन ट्राई करते हैं कि एक ही टाइप का फंक्शन मेरे पास बन जाए, एक ही टाइप का। अभी क्या हो रहा है, साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, तो पूरा साइन टाइप में बन जाए, पूरा कॉस टाइप में बन जाए, है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि साइन टाइप में कॉस टाइप में बनाने के लिए कि साइन 4x प्लस cos 4x को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो 2 sin x 4x प्लस 2 cos 4x, और मैं इसमें 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड कर लेता हूं और 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस कर देता हूं, और ये ऐसा का ऐसा लिख देता हूं माइनस sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां से यदि मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, एंड दैट बिकम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अगली बात समझ में, यहां से यहां तक 2 कॉमन ले लिया तो sin 4x प्लस cos 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos x, और उसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो आपके पास आ गया 2 माइनस, यहां पे मैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5/4 इंटू 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। सो दैट बिकम 2 माइनस 5/4 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फॉर्मूला याद है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, और ये सबको पता होगा 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 5/4 sin स्क्वायर 2x। तो कुल मिला के अपना पूरा का पूरा फंक्शन एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, और एक टर्म में कन्वर्ट हो गया तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू सबको पता है, साइन स्क्वायर 2x की, साइन स्क्वायर 2x की, साइन x की वैल्यू -1 से 1 होती है, साइन 2x की वैल्यू भी -1 से 1, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, -1 से 1 की जगह 0 से 1, है ना। बस एक बार 0 कर दो, एक बार 1 कर दो, 0 करेंगे तो 2 आएगा, 1 करेंगे तो 4 2 8 -5 3/4 आएगा। तो आपकी रेंज हो जाएगी, क्या होगी रेंज, 3/4 से लेकर 2 तक हो जाएगी।
दिखा है नीचे 3/4 से लेके 2 तक हो जाएगी। हाँ वो अब sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x का ठीक है, वो आपको फॉर्मूला याद है तो लगा सकते हो, है ना। जनरली वो मतलब क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो मैं तो उसको करता ही हूँ, प्रूविंग है एक तरह से, आप देखा जाए फॉर्मूला याद है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको sin 6x प्लस cos 6x को कर लो, ठीक है, कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, ये sin 4x प्लस cos 4x ये रहा, sin 6x प्लस cos 6x, ठीक है। sin 6x प्लस cos 6x को मैंने लिखा है, sin 6x प्लस cos 6x को मैं बता देता हूं, मैंने लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब sin 6x प्लस cos 6x को मैंने लिखा है sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये तो यहां से लिख दिया दोनों, इसमें लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, मतलब ये मल्टीप्लाई में है एक्चुअली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, आगे जगह नहीं इसे लिखा है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो ये हो गया 1। अब आपके पास sin 4x प्लस cos 4x प्लस sin 4x प्लस cos 4x ये बचा है, तो sin 4x प्लस sin 4x हो गया 2 sin 4x, cos 4x प्लस cos 4x हो गया 2 cos 4x, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है पार्थ? तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में यही है बेटा, ये ना थोड़ा सोल्व कर लो उसको, और सोल्व करने के बाद कोशिश करो कि वो एक ही टाइप की टर्म में कन्वर्ट हो जाए ना, तो बस वो टर्म आप लिख लो और उसकी जो भी रेंज है वो रेंज अपन लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, fx is equals to log of 3/4 बेस पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। साइन की रेंज -1 से 1 होती है, पर यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, साइन x की रेंज तो -1 से 1 होती है, वो सही बात है, साइन 2x की रेंज भी -1 से 1 होगी, लेकिन यदि आप स्क्वायर कर लोगे प्लस साइन स्क्वायर कर लोगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो 0 से लेके 1 तक आएगी। स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आएगा ना, पॉजिटिव है। हाँ, इसकी रेंज निकालनी है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, इसके लिए पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं, मैंने बताया था आपको कैसे निकालनी है इसकी रेंज, होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 13, याद है रूल कैसे बनाया था, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे x आ गया, माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ आ गया, उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस 13 कर दिया अपन ने, तो 52 माइनस दिस, तो ये आ गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 हो सकती है, तो इसकी जो रेंज आ रही है वो 3/4 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रही है। कोई डाउट इसमें?
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 की जो रेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 की जो रेंज है वो आ रही है 3/4 से लेकर इनफाइनाइट तक। और इस पे पूरा का पूरा लॉग लगाने में, लॉग के लिए डिफाइन है ही सही, 3/4 से इनफाइनाइट पे लॉग तो डिफाइन है ही सही, लेकिन बेस लेस देन 1 है। एक रूल आपको बताया था कि बेस लेस देन 1 होता है तो आपको लॉग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं लॉग लगाऊंगा तो लॉग ऑफ 3/4 ऑफ 3/4 यहां पर आएगा, ये ग्रेटर देन होगा, और यहां पे भी लॉग ऑफ 3/4 ऑफ इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। बेस लेस देन 1 है तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। तो इसलिए अभी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? सेकंड क्वेश्चन जिसने पूछा था क्लियर है उसको? एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 शीट 2 का, एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इनटू पाई। हाँ ये थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना। दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ वाला भी, फोर्थ वाला भी ठीक, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनटू पाई। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को याद है क्या लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू पाई। तो ये बन गया आपके पास e टू द पावर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू पाई, ऐसा बन गया फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू पाई बन गया अपने पास। ठीक है, चलिए अब ध्यान से बताइएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक होती है ना? पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x इनटू पाई की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर पाई तक होगी, 0 से लेकर पाई तक होगी। ठीक है, राइट। अब इसको ई पावर पे लगाएंगे, ई पावर पे, तो एक तरह पहले साइन लेना, साइन लेना, साइन है ना। अब साइन में, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में बस ये ध्यान रखना है, मैं डायरेक्ट अभी इस पे साइन थीटा लगा दूं, पहले इसकी रेंज निकालना चाहता। अब इस पे यदि मैं डायरेक्टली साइन थीटा लगा दूंगा तो यहाँ पे भी साइन 0 आएगा, यहाँ पे भी साइन पाई आएगा, है ना। आप ऐसे समझो कि इट्स लाइक, लेट्स से इसको मैं मान लेता हूँ कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कैपिटल एक्स मान लिया, है ना। तो मेरे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेके पाई तक आ रही है, ठीक। और मुझे रेंज किसकी निकालनी है, ई पावर साइन ऑफ कैपिटल एक्स की रेंज निकालनी, वेयर कैपिटल एक्स इज 0 टू पाई, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ याद है, 0 से पाई, ऐसा होता है, ठीक है। तो 0 से पाई में 0 इंक्लूड है, पाई इंक्लूड नहीं है, तो यहां से यहां तक जो ग्राफ मैंने बनाया है इसमें आप बता सकते हैं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। वेरी गुड। इस वाले ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर, तो दैट्स व्हाई कैपिटल एक्स 0 से पाई तक है, तो साइन ऑफ कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। 1 इंक्लूड होगा, 1 आपको मिलेगा π/2 पे मिलेगा और 0 0 पे मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मुझे एक का इंटरवल लिख दिया उस पर अपने को फंक्शन, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, फंक्शन अपन कब लगाते हैं, जब फंक्शन, जैसे पूरा ग्राफ ऐसा बन रहा हो, ये पूरा ग्राफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इस पे ई पावर पे लगा देते हैं, तो ई पावर 0 से लेकर
e पावर sin x e पावर 1 हो जाएगा, तो e पावर 0 हो गया 1, 1 से लेकर तक रेंज आ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जरूर करते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सारी शीट्स अच्छे से करनी है बेटा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। साइन 1 और 0 वाला, साइन 1 और 0 वाला इस ग्राफ में सीधे सीधे आप देखो, x की वैल्यू थी 0 से पाई तक, तो साइन का ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ 0 से पाई तक ऐसा होगा ग्राफ याद। इस ग्राफ में सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर है, वो 1 है। सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये वो 0, 0 से लेके 1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 1। सीधा सीधा ग्राफ में दिखा ना, ऊपर देखो नीचे देखो। हाँ, e की वैल्यू 2.7 ले सकते हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है, जैसे अपने को तो आंसर यहाँ पर तो e की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मुझे आंसर की दिक्कत नहीं है। कभी वो ऐसे बोल देता, जैसे कभी ऐसे बोल देता कि इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा बोल देता, वहां पे जरूरत पड़ती कि मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की क्या है, ई है, तो ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वहां पे फिर आप 2.7 लेके उसका आंसर 2 बता सकते हैं, ऐसा। और कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक फोर्थ वाला कोई पूछ रहा था। फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाला भी एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। कुछ दिया हुआ है कि इसने एक्स का इंटरवल नहीं दिया हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे अंदर से स्टार्ट करो, सबसे अंदर से, सबसे अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, सबसे अंदर वाले, उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू। देखो ध्यान से समझ, इस साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से लेकर 1। तो मेरा क्वेश्चन हो गया साइन ऑफ कॉस ऑफ कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? साइन ऑफ कैपिटल एक्स ले लिया, और उस कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो जाएगी आपके। अब ये क्वेश्चन अपन ने याद हो तो मॉड्यूल में भी करा था ऐसा, ये नहीं इस टाइप का क्वेश्चन कि अब मैं साइन को भूल जाऊं, अब आपको केवल cos x की रेंज निकालनी, उसमें x कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, याद आ रहा है? cos x का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, दिस इज π/2 मींस 1.57, तो 1 अप्रोक्स यहां पर होगा, -1 यहां पर होगा, ठीक। तो कैपिटल एक्स -1 से 1 तक है, तो cos x का जो ग्राफ है वो -1 से लेके 1 तक में केवल यहां से लेके यहां तक का ग्राफ बनेगा, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ, मतलब मैं ये वाला पार्ट हटा देता, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, cos ऑफ 1 रख दो, ये वाली वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसकी रेंज बता सकते हैं कहां से कहां तक होगी, इसकी रेंज
cos 1 से लेकर 1 तक, बहुत बढ़िया, साफ साफ दिख रहा है, cos 1 से लेकर 1 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास cos 1 से लेकर 1 तक, करेक्ट। ठीक है, cos 1 को ध्यान से समझना आप, 1 जैसे अपन ये जो 1 लेते हैं ना, ऐसे यहाँ पे 1 रखा, तो 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 57 डिग्री होता है, 57 डिग्री ऑलमोस्ट, मतलब आप ऐसा मान लो कि इट्स लाइक cos 57 डिग्री से लेकर 1, cos 57 डिग्री से लेकर 1, है ना, ये 57 डिग्री है। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, cos 60 ये 57 डिग्री, 60 यहां पर, मतलब लाइक दिस इज 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, और cos 1 की जो वैल्यू होगी वो इससे 1/2 से थोड़ी सी कम होगी, है ना, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 से थोड़ी सी, सॉरी cos 1 की जो वैल्यू होगी, cos 1 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 से कम होगी, ऐसा ही होगा, है ना, 60 57 60 की वैल्यू और 57 90, हाँ ठीक है, मतलब इसको अप्रोक्स 1/2 के आसपास अपन ले सकते, इट्स लाइक यूं समझ लो 1/2 ले लिया है, तो इसको 1/2 के आसपास ले लिया अप्रोक्स, है ना, तो ये 1/2 से लेकर 1 तक हो गया। ठीक है, चलिए अब साइन पर आते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, साइन ऑफ लेट्स से कैपिटल Y मान लेते हैं, वेयर कैपिटल Y belongs to कैपिटल Y belongs to cos 57 डिग्री, cos 57 डिग्री को अप्रोक्स मैंने ये मान लिया, अप्रोक्स 1/2, 1/2 मतलब कितना है, cos of 57 डिग्री। ठीक है, राइट। अब यदि मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, अब ध्यान से समझना, अब यदि मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, कहां से कहां तक बनाना है, 1/2 से लेके 1 तक, तो साइन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, 0 π/2, π/2 मतलब कितना, 1.57, 1 और ये 1/2, 1 1.5, ठीक है, 1/2 रखोगे तो कितना आएगा, साइन 1/2, 1/2 मतलब cos 57, cos 57 मतलब एक तरह से cos 1 है, cos 1 है, आपको 1/2 नहीं रखना हो, तो 1/2 तो मैंने लिया था अप्रोक्स, तो ये आएगा 1, cos 1 रखोगे तो कितना आएगा, साइन ऑफ cos 1, y की वैल्यू cos 1, और 1 रखोगे y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, साइन, और साफ साफ दिख रहा है ये आपका साइन 1 हो गया और ये आपका साइन ऑफ cos ऑफ, तो आपकी रेंज आएगी साइन ऑफ cos ऑफ 1 से लेकर साइन ऑफ 1, साइन ऑफ cos ऑफ 1 से लेकर 1। पार्थिव कौन सी वैल्यू बोल रहे हो आप, कौन सी वैल्यू कैसे पता लगी अपने को, कौन सी वैल्यू की बोल रहे हो आप, पार्थिव कौन सी वैल्यू की बोल रहे हो आप, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू देखो, आपको एक्चुअली क्या ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू तो याद रख लो यार, ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू याद करनी पड़ेगी, तो नहीं याद हो, cos 60 डिग्री नहीं याद हो तो कैसे काम चलेगा, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो नहीं याद है तो आगे के लिए याद रखते चलना, है ना। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करा अपन ने, सबसे पहले sin x की वैल्यू थी -1 से लेकर 1 तक थी, तो sin x की वैल्यू -1 से 1 तक थी, तो ये cos ऑफ -1 से cos ऑफ 1 की जगह कहां से कहां तक हो गया, ये sin x -1 से 1 था, तो ये आपके पास आ गया 0 से लेके 1 तक, तो ये cos 0 से cos 1, तो cos 0 से cos 1 मतलब cos 1 से 1 तक हो गया, ये cos 1 से 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास आपको रेंज निकालनी, इसकी वैल्यू आ गई cos 1 से लेकर 1 तक, ठीक, अब आपको रेंज निकालनी है sin y, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, cos 1 से लेकर 1 तक, है ना। अब बस इसमें इतना सा समझने वाला पॉइंट है, cos 1 की जो वैल्यू है वो 1/2 के आसपास होगी, और 1 तो 1 है ही सही, 1 मतलब अगेन 57 डिग्री, दिस इज ऑलमोस्ट 57 डिग्री,
ठीक है ना। तो साइन में तो कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अपन एंगल रख रहे हैं, तो साइन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इस तरह, है ना। तो साइन और कॉस में क्या है कि बस इतना सा ध्यान रखो कि आपके पास एक्स का जो इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में यदि आपका फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, आप फर्स्ट वैल्यू रख दो, लास्ट वैल्यू रख दो, आपके पास सीधी रेंज आ जाएगी। ठीक है, मेन प्रॉब्लम तब आती है, ठीक है, जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा हो, तो आप फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू नहीं रख सकते, फिर आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। कॉस की वैल्यू फिर से समझ लो आप, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता, आप बस ऐसा समझो कि कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, आप दो स्टेप पे समझ लो ना क्वेश्चन। एक तो पहले कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो तो क्लियर कट है, -1 से 1 तक है, -1 से 1 ग्राफ बना रहा है, ये बनाया कॉस का, तो साफ दिख रहा है इसमें कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, cos 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। तो सीधे सीधे यूं समझ लो आप कि इसकी जो वैल्यू आ गई उस ग्राफ से cos 1 से लेकर 1 तक आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू थी वो कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर 1 तक, कुछ भी 0 से लेकर 1 तक, 0 रख दिया 1 रख दिया, 0 रखा तो साइन 0, 0 cos 0 1 और 1 रखा, ठीक है, तो सॉरी π/2, साइन एक्स 1 रखा तो cos 1 आ गया, और साइन एक्स 0 रखा तो ये 1, ये आ गया। ठीक है, अब बस आपका क्वेश्चन यूं समझ लो कि इसको मैंने y मान लिया, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, cos 1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो y की वैल्यू cos, बस अब इतना समझने वाला पॉइंट है कि cos 1 मतलब cos 57 डिग्री, और cos 57 डिग्री मतलब अप्रोक्स cos 60 यदि मैं मान लूं तो 1/2 के आसपास होगा, 1/2 मैंने इससे मान लिया, तो दिस इज लाइक 1/2, दिस इज लाइक 1, तो 1/2 से 1 में अपने साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ठीक है, cos 57 डिग्री इसके थोड़ा आगे पीछे होगा, उससे लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने तो एक बार सीधी ये वैल्यू रख दी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 1, और सीधे एक बार ये वैल्यू रख दी cos 1, तो मिनिमम वैल्यू 7th वाला अभी मत करो बेटा, इनवर्स वाला अभी मत करो, इसमें ना ये इनवर्स वाले अभी मत करो यार, 6th वाला रेंज में तो मत ही करो, पुणे में फिर भी मैंने बता दिया था। अभी इसमें एक तो 6th वाला क्वेश्चन आप छोड़ दो, 7th वाला छोड़ दो, 10th वाला छोड़ दो, 3 क्वेश्चन छोड़ दो अभी। 6th मत करो अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आ रहा है ना उसको मत करो, 6th मत करना, है ना, 6th 7th और 10th वाले 3 क्वेश्चन मत करो, 6th 7th और 10th वाले इनवर्स डोमेन में आएंगे, रेंज में नहीं है, इनवर्स वाले जो है डोमेन में आ सकते हैं, डोमेन वाला आपको बता ही दिया था, रेंज में नहीं है, इनवर्स वाले जो है वो रेंज में नहीं है, तो इसलिए उसकी चिंता मत करो, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, बढ़िया आ गया, हो गए डाउट्स क्लियर सबके, चलिए ठीक है। रेंज में एक मेथड में और आपको बता देता हूं, है ना, कभी यूज हो जाए तो, मतलब बहुत कम यूज होता है, और अल्टरनेट ऑप्शन भी उसका रहता है, फिर भी एक मेथड बता देता हूँ, कहीं कहीं पे यूज हो जाए तो आप कर लेना। उसमें एक कंसेप्ट है, मतलब किसी ने 11th में पढ़ा होगा तो याद होगा कि लेट, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, A1 A2 A3 अप टू AN B एंड पॉजिटिव नंबर्स, A1 A2 A3 अप टू AN B एंड, पेपर 3 घंटे का होगा बेटा, पेपर 3 घंटे का, A1 A2 A3 अप टू AN B एन पॉजिटिव नंबर्स, आपके पास ये n पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n, एवरेज, अर्थमेटिक मीन मतलब एक तरह से एवरेज जो होता है ना, और इन n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है A1 A2 अप टू AN होल पावर 1 बाय n, ये उनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, है ना। तो रूल ये बोलता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
ज्योमेट्रिक मीन। यदि आप n पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो उन n पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, तो उनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आएगा, है ना। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आएगा। ठीक है, चलिए तो यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने दे दिया एक फंक्शन आपको f(x) इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x। इसकी रेंज निकालते हैं, 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x, इसकी रेंज आपको निकालनी है ना। तो इसकी रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से एक नंबर में 2 पावर x मान लेता हूं और एक नंबर लेट्स से 1 अपॉन 2 पावर x मान लेता हूं। एक नंबर 2 पावर x मान ले, एक नंबर 1 अपॉन 2 पावर x मान ले। अर्थमेटिक मीन a1 प्लस a2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट और इसकी होल पावर 1/2। क्लियर है, एक नंबर 2 पावर x लिया, एक 1 अपॉन 2 पावर x लिया, इसका अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2, ये 1 हो जाएगा तो 2 को उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आने का मतलब ये हो गया कि इसकी रेंज आएगी 2 से लेकर इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू 2 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ 10 और कोट में भी लगता है अपने को। ठीक है, 10 और कोट में भी लगता है, राइट। इसमें बस यहाँ पे एक चीज और आप लिख लीजिएगा, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब am इक्वल्स टू gm होल्ड्स ओनली व्हेन a1 equals to a2 equals to a3 equals to an। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a1 equals to a2 equals to a3 equals to an, मतलब जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाते हैं ना तब am equals to gm होता है, अदरवाइज am ग्रेटर देन gm होता है। इसका मतलब यदि आपको पता है कि नंबर इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप इक्वल टू नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 पावर x और 1 अपॉन 2 पावर x इक्वल कब होंगे, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे आपका 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 0 पे दिस प्लस दिस आ रहा, देखो रख के देखो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू के लिए 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x विल बी ग्रेटर देन 2, बाकी सारी वैल्यू के लिए वो ग्रेटर देन 2 आएगा, है ना। तो इसलिए मतलब यदि आपको ये पता हो कि नंबर्स इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप केवल ग्रेटर देन लगाओगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ माधव, इसको तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x प्लस 1/x 2 से इनफाइनाइट वाले में इसको कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। बाकी बाकी नहीं हो पाएंगे, इसको लिख लीजिए एक बार।
प्रियांशु भाई का पूछ रहे हो आप, रिप्लाई किस पे करना है मैं समझा नहीं, किसका रिप्लाई बोल रहे हो आप? प्रियांशु, प्रियांशु किसका रिप्लाई? इसको लिख लीजिएगा आप, लिख लिया? इसके 2-3 एग्जांपल और आपको करा देता हूं अभी। हाँ, इसमें ना एक्चुअली इक्विलिटी चेक करनी पड़ती है। देखो वैसे तो क्या होता है, 99% केसेस में इक्विलिटी लग जाती है ना, 99% केसेस में लग जाती है ना, पर वो चेक करनी पड़ती है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि नंबर इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर यू कैनॉट राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दैट केस यू हैव टू राइट ओनली ग्रेटर, केवल ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा आपके पास, तो ओपन इंटरवल आ जाएगा आपके पास, है ना। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको कराता हूँ इसमें। ये सपोज करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स माइनस 2 प्लस 2, इसकी रेंज अपने को निकालनी है ना, इसकी रेंज निकालनी, ठीक है। रिप्लाई बेटा आपको करना है होस्ट पर रिप्लाई करना। जब प्रियांशु पूछा है होस्ट पर रिप्लाई कर देना, प्रियांशु होस्ट पर रिप्लाई कर देना। तो 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स माइनस 2 प्लस 2। अब देखो इसमें ना मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, अब आप ये समझना डिफरेंस, वो जो एम जीएम की मैं बात कर रहा था। एक तो मैंने क्या करा कि 5 नंबर्स ले लिए डायरेक्टली, मुझे इसकी रेंज निकालनी थी, मतलब क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी रेंज निकालनी, इसकी रेंज निकालनी। तो 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स 2 पावर माइनस एक्स 3 पावर माइनस एक्स और 2, मैंने 5 नंबर्स ले लिए, 5 नंबर्स, ठीक है। इसका अर्थमेटिक मीन 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ज्योमेट्रिक में मैं पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाता हूं, फिर मैं चेक करूंगा कि इक्वल टू होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, इक्वल टू होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक में लगाओगे तो कितना आएगा, 2 पावर x इंटू 3 पावर x 2 पावर माइनस x इंटू 3 पावर माइनस x इंटू 2 टू द पावर 1/5। आई की नहीं बात समझ में? ये तो मैंने एमजीएम लगाया, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 5 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ रहा है 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 3 पावर माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इंटू 2 टू द पावर 1/5। 5 इंटू 2 टू द पावर 1/5 आ जाएगा अपने पास। ऐसे यदि अपन करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब एक दूसरा ऑप्शन बताता हूं, एक दूसरा ऑप्शन, अब आप डिफरेंस समझना देखो, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैंने केवल 4 नंबर्स लिए, 2 पावर x 3 पावर x 2 पावर माइनस x और 3 पावर माइनस x, मैंने केवल 4 नंबर्स, ठीक है। इसका अर्थमेटिक नहीं लेंगे तो 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 3 पावर माइनस x बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक। इधर यदि मैं करूंगा तो 2 पावर x इंटू 3 पावर x इंटू 2 पावर माइनस x इंटू 3 पावर माइनस x होल पावर 1/4, दिखा है कि नहीं यहां तक? दिखा है। इधर ये 1 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 3 पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। अब प्लस 2 दोनों साइड कर दिया मैंने, प्लस 2,
तो दोनों साइड यदि मैंने +2 कर दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। इसके अकॉर्डिंग ये रेंज 6 से लेकर इंफाइनाइट तक है, 6 से लेकर इंफाइनाइट। कौन सा आंसर सही है? ये फर्स्ट वाला केस है और ये सेकंड वाला केस। क्या लगता है कौन सा वाला आंसर सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट में क्या गड़बड़ है बता सकता हूं? फर्स्ट में सेकंड वाला, ये तो बिल्कुल सही है। आंसर तो जो है वो 6 से लेकर इनफाइनाइट तक ही आएगा, ये बिल्कुल सही बात है ना। फर्स्ट वाले में क्या गड़बड़ है आप बता सकते हैं? +2 नहीं है मतलब क्या? +2 तो लगा दिया ना आपने, ये ना +2 है ना। हाँ तो ये भी इधर। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, 2 को 1+1 लिख के अपने को करना चाहिए, लेकिन 2 को 1+1 क्यों लिखते हैं, +2 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी आपके पास ये सारे नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, सारे नंबर्स इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स इक्वल, ये चार तो इक्वल हो सकते हैं। ये चार इक्वल कब होते हैं? जब x = 0 होता। x = 0 पे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। x = 0 पे चारों वैल्यू 1 हो जाती और फिर ये इक्वल नहीं हो सकता, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी कभी। तो दैट्स व्हाई इक्वलिटी होल्ड कराने के लिए आपको 2 को 1+1 लिखना पड़ेगा, तब आपके पास। तो इसीलिए अब इसमें गड़बड़ है कि आपको इसमें ग्रेटर देन नहीं लिख सकते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट ओनली ग्रेटर। और इस वाले केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू चलेगा, दैट्स व्हाई 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी इस वाले केस में। हाँ ठीक है, क्लियर है कि नहीं मेथड कैसे लगाना है? ठीक है चलिए। इसकी रेंज बता सकता है? fx = 10⁴x plus 10^2x plus cot⁴x plus cot²। पार्थिव नहीं, प्रवीण का सही है। सही है, माधव का सही है, पार्थिव का सही है, प्रवीण का, हाँ प्रवीण सही है, प्रवीण का सही है। हम्म सही है, सही है, 4 से इनफाइनाइट सही है।
4 से इनफाइनाइट, है ना। क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे ये 4 नंबर्स ले लो, ये 4 नंबर्स आप लोगे तो 10 पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस cot पावर 4x प्लस cot स्क्वायर x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू cot पावर 4x इंटू cot स्क्वायर x, ये होगा, ये कैंसिल 1, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 10 पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस cot पावर 4x प्लस cot स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं आप AMG उसमें, है ना। ठीक है, चलिए तो बस अब अपना रेंज हो गया है ना। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रेंज के बाद अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। अच्छा, उससे पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में बता देता हूं थोड़ा सा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑन फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है कि सिंपली जैसे आपके पास मान लो ऐसा लिखा हुआ है f प्लस माइनस g ऑफ x, f प्लस माइनस g ऑफ x लिखा हुआ, दिस विल बी fx प्लस माइनस g। नोटेशन समझना, मतलब मेन इसमें क्या आपको नोटेशन समझना है ना, क्योंकि आगे जैसे क्या होता है कंपोजिट फंक्शन आता है, तो कंपोजिट फंक्शन और इसमें क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस वो अपने को समझ। तो f प्लस माइनस g ऑफ x इज fx प्लस माइनस g होता है, f इनटू g ऑफ x इज इक्वल टू f इनटू g ऑफ x को लिख सकता हूं मैं fx इनटू g, f अपॉन g ऑफ x इसको लिख सकते हैं अपन fx अपॉन g ऑफ fx अपॉन g ऑफ x, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए इसको, इन सब में बस ये ध्यान रखना कि आप यदि इन सब का डोमेन अपन निकालेंगे तो जो डोमेन आएगा, लेट fx का डोमेन यदि मैं d1 मान लेता हूं और gx का डोमेन यदि मैं d2 मान लेता हूं, तो फाइनली इनका जो डोमेन आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा। और इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0। जस्ट नोटेशन है, मतलब आप बस नोटेशन समझने वाली चीज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज बेटा वो फंक्शन का चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही आएगा, तो उसमें पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आएंगे, उसकी इक्वेशन सॉल्व करना, उसके डोमेन रेंज ये सब निकालना, है ना। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही एक चैप्टर है, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक चैप्टर है, उसी में आएगा वो। लेकिन उसमें क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये सब बतानी पड़ती है बेटा, इसलिए अभी मैंने नहीं चढ़ा। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, बेसिकली डिफरेंट
टाइप ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। First is the equal or identical function. Equal or identical function, ठीक है। Two functions fx and gx are said to be identical if they have first same domain, same range, fx is equals to gx for all x belongs to domain। ठीक है। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, जो टेस्ट का नोटिस अभी ग्रुप पे नहीं आया क्या? टेस्ट का नोटिस ग्रुप पे आया नहीं क्या अभी? क्योंकि 9 तारीख को था वैसे टेस्ट तो। अच्छा ओके, मतलब 9 तारीख को है वैसे टेस्ट तो, शायद से 9 तारीख को है टेस्ट। नहीं नहीं, टेस्ट घर से ही देना होगा। अभी तो बेटा सेंटर से कैसे दोगे? अभी तो टेस्ट जो है ना वो घर से ही देना पड़ेगा, सेंटर पे नहीं होगा। मैं और कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि पहले तो 9 का ही था उसमें कोई, है ना। चलिए ठीक है, पर आएगा उसमें डोमेन रजिस्टर, ये नहीं आएगा, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नहीं आएगा, जो उतना पहले तक पढ़ा था वही आएगा। ठीक है, चलिए। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन किसको बोलते हैं? बट टू फंक्शंस fx एंड gx आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ दे हैव सेम डोमेन, डोमेन सेम, रेंज सेम हो। अब ये तो बहुत सारे फंक्शंस में हो सकती है, डोमेन भी सेम हो, रेंज, ये तो बहुत सारे फंक्शंस में हो सकती है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए fx इक्वल्स टू gx होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब ये है कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए, आप डोमेन में कोई सी भी वैल्यू ले लें x की, हर वैल्यू के लिए जो fx दिया हो वही gx देना चाहिए, सेम हर वैल्यू के लिए। डोमेन और रेंज तो सेम होना ही चाहिए, और ये बहुत सारे फंक्शन में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये कि हर वैल्यू के लिए fx और gx जो है वो भी सेम होना चाहिए, fx और gx सेम होना चाहिए हर वैल्यू पे। तो देखो आइडेंटिकल फंक्शन में होता क्या है, ठीक है, कि बेसिकली आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो सेम ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यदि वैल्यू सेम दे रहे हैं तो इसका मतलब सेम ही टाइप की होनी चाहिए ना। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना आपको लगेगा ये तो सेम ही टाइप के दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी लगने से उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस कारण से वो फंक्शन दिखने में आपको लगेंगे सेम है, बट दैट मे बी पॉसिबल दैट कि वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं। तो वहां पे जनरली अपन आइडेंटिकल फंक्शन टर्म को यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक बार आप इसको लिख लो आप, है ना, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ। नहीं शफलिंग नहीं होगी बेटा, अभी शफलिंग, अभी तो आपका बैच उसके बराबर आ जाए, फेज 1 के बराबर, फिर शायद से कुछ पॉसिबिलिटी है। अभी तो आपका बैच पीछे चल रहा है। हाँ मॉड्यूल आप सेंटर से ले सकते हैं, मॉड्यूल जो है आप विजयनगर सेंटर से ले सकते हैं और या पलासिया सेंटर से ले सकते हैं। जिसकी पॉसिबिलिटी है वो विजयनगर से ले सकता है, और जो जिसके पलासिया पास पड़ता है वो पलासिया से ले सकता है। मॉड्यूल अवेलेबल हो जाएगी, है ना। रिसिप्ट लेके जाइएगा, एलएम के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइएगा साथ में।
लिखिए। क्लास 12:30 तक मैथ्स की चलेगी, उसके बाद 12:30 से लेके 2 तक फिजिक्स की क्लास है। चलिए अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ, देखिए मैं किस टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा, एक और सिंपल सी बात करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2 log x। एफ एक्स इज इक्वल टू log x स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2 log x। ठीक है, क्या लगता है आपको आइडेंटिकल बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे इन दोनों फंक्शंस log x स्क्वायर और 2 log x को? क्या लगता है आप आइडेंटिकल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो? ठीक है, 3 कंडीशन है बेटा, ध्यान रखो, तीनों कंडीशन चेक करनी है। डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज भी सेम होना चाहिए, और हर x की वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन सेम वैल्यू दे रहे हो। आप दोनों में चेक कर लो, तो चेक करोगे तो वैसे आपको डोमेन से ही पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डोमेन आ रहा होगा वही डिफरेंट आ रहा होगा। जितने में दोनों लग रहे होंगे कि अपन ने सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एक्स स्क्वायर को अपन ने 2 log x लिख दिया आगे, दिखने में वो ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, इसका जब डोमेन निकालोगे आप, इसका डोमेन, तो इसका डोमेन की क्या कंडीशन होगी? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। जबकि इसका डोमेन आप निकालोगे तो इसका डोमेन क्या आएगा? एक्स ग्रेटर देन 0। डोमेन ही अलग अलग है, डोमेन ही अलग अलग है। बाकी चीज चेक करने की, डोमेन अलग हो गया। और मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप मान के चलिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम में जो आइडेंटिकल फंक्शंस है उसमें आप डोमेन चेक कर लो तो 99% प्रॉब्लम्स आपकी डोमेन से हो जाएगी। ठीक है ना, डोमेन डिफर कर जाता है, डोमेन से ही आपको पता लग जाएगा। डोमेन सेम भी हो सकता है, डोमेन आपका डिफर भी कर सकता है, तो जनरली वो डोमेन से ही अपने को पता लग जाता है कि आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं, है ना। तो इसलिए जैसे कि इसमें दिख रहा है, ठीक है, कि दोनों का डोमेन डिफर कर रहा है, दोनों का डोमेन डिफर कर रहा है, इसलिए फंक्शन कैन नॉट बी आइडेंटिकल, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना। एक्चुअली होता क्या है, वो आपको लग रहा होगा कि अपन ने जैसे क्या है कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। एक्चुअली यदि वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, और उसमें भी एक्स स्क्वायर है, जैसे log एक्स स्क्वायर है, तो log एक्स स्क्वायर में यदि 2 आप आगे लेते हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 log mod x, 2 log mod x, है ना। एक्स क्यूब में लोगे तो एक्स क्यूब में दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब में तो आपको सीधा सीधा 3 log x लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब में दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्स क्यूब में यहाँ पे भी मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, एक्स क्यूब में यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकता, यहाँ पे नहीं। अब एक्स 4 में लोगे तो फिर से mod लगाना पड़ेगा, log x पावर 4 लोगे ना तो फिर से 4 log of mod x लगाना पड़ेगा। अगली बात समझ में? ठीक है, fx is equals to x minus 1 upon x minus 1 and fx is equals to 1. fx is equals to log of x minus 1 plus log x minus 2, ये gx gx is equals to log x minus 1 into x minus 2, fx is equals to under root of x minus 1 upon x minus 2, gx is equals to under root x minus 1 upon under root x minus 2, fx is equals to signum of x, gx is equals to mod x by x,
बताइए इसमें से कौन कौन से फंक्शंस आपको बताने हैं, आपको बताने हैं कि कौन कौन से फंक्शंस आइडेंटिकल है और कौन कौन से फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। ये वाईफाई यूज करिएगा। 1, 3 एंड 4 नहीं है आइडेंटिकल। 4 लग रहा है। केवल आप आइडेंटिकल वाले की नंबरिंग कर दो, पूरा टाइप मत करो। जो जो आइडेंटिकल है आपको लग रहा है केवल 1 है तो 1 टाइप कर दो, ठीक है। 4 लग रहा है तो 4 टाइप कर दो। जो लग रहा है वो टाइप करना है ना, जो है वो टाइप करना है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो आपने टाइप करा है मतलब आपके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिकल फंक्शन है, बाकी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। अभी तक परफेक्ट आंसर वैसे किसी का भी नहीं आया जो एकदम पूरा सही आंसर। परफेक्ट आंसर किसी का भी नहीं आया। इसमें से कोई भी फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, एक भी फंक्शन नहीं है इसमें आइडेंटिकल। इधर वाले फंक्शन और इधर वाले फंक्शन दोनों अलग, दोनों अलग, दोनों अलग, दोनों अलग। और सबसे बड़ी बात दोनों के डोमेन में ही डिफरेंट है, डोमेन ही डिफरेंस है ना। इसीलिए मैंने बोला था एक्चुअली आइडेंटिकल फंक्शन में होता है ये, आपको लगेगा ये तो सेम ही दिख रहा है अपने को, और कहीं कहीं पे हो सकता है एक आध पॉइंट का कहीं कहीं पे डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए वहां पे फिर अपन बोलते हैं कि ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इसका डोमेन में केवल डोमेन लिखता जाता हूं, उससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसका डोमेन आएगा R-1 और इसका डोमेन है R, ठीक है। सेकंड में इसका डोमेन आएगा x-1 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 से लेकर इनफाइनाइट। इधर से इसका डोमेन यदि आपको निकालना होगा तो इसका डोमेन आएगा x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0, और इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, विच इज नॉट सेम डोमेन, जिसका डोमेन सेम नहीं है, ठीक है। थर्ड में यदि मैं बात करूंगा, थर्ड में इसका जो डोमेन आएगा वो x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। और इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। जबकि इधर से इसका डोमेन यदि मैं निकालूंगा तो अलग अलग, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 2, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 से लेकर इनफाइनाइट। इसका डोमेन 2 से इनफाइनाइट तक, इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, डोमेन डिफरेंट, डोमेन डिफरेंट। सिग्मा मैक्स का डोमेन R होता है, ठीक, और इसका जो डोमेन है वो है R-0। सिग्मा मैक्स में याद है मैंने बार बार बताया था कि सिग्नम केवल मैं कहीं पर mod x अपॉन x लिखूं, दैट इज नॉट द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के लिए x इक्वल्स टू 0 पे अलग से 0 लिखना पड़ता है मुझे, देन ओनली इट विल बिकम द सिग्नम फंक्शन। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है आइडेंटिकल फंक्शन में कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है?
मतलब मैं बोल रहा हूँ 99% प्रॉब्लम तो डोमेन से ही पता लग जाएगी, है ना। मतलब क्योंकि फंक्शन तो क्या होता है दिखने में तो आपको अब जैसे तीनों फंक्शंस में देखो आप आपको एक जैसे लग रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करा है बस, सॉल्व कर दिया या बस उस टाइप का, है ना, दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे आपको, बस ये है कि लेकिन डोमेन आप निकालोगे तो डोमेन से आपको पता लग जाएगा उस वाले से। ठीक है। सेकंड इज द होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। हाँ ऐसा तो हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है डोमेन सेम आ जाए और रेंज, मतलब रेंज सेम आ जाए, है ना, और डोमेन अलग हो। हाँ ऐसा तो हो सकता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डोमेन सेम आ जाए रेंज अलग, मतलब सॉरी रेंज सेम आ जाए डोमेन। जैसे अभी फर्स्ट वाला जो केस लिखा था उसमें यही था, जो फर्स्ट वाला केस मैंने लिखा था x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और वन, इसकी भी रेंज वन है, इसकी भी रेंज वन है, और इसका डोमेन r माइनस वन है, उसका डोमेन r। इनफैक्ट सारे फंक्शंस में देखोगे तो ऐसा ही आएगा, रेंज सबकी सेम ही आ रहा है। ना होमोजीनियस फंक्शन अपन बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल्स जनरली, है ना। होमोजीनियस फंक्शन इज अ फंक्शन इन टू और थ्री वेरिएबल, is a function in two or three variable such that each term have same degree। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो जैसे दो वेरिएबल में आ जाए, तीन वेरिएबल में आ जाए, दो वेरिएबल में भी आता है, तीन वेरिएबल में भी आता है ना, सच दैट ईच टर्म हैव सेम डिग्री, हर टर्म में जो डिग्री है वो सेम हो, हर टर्म में डिग्री सेम। ठीक है। कैसे पता लगाते हैं अपन होमोजीनियस फंक्शन, चेक कैसे करेंगे, है ना। जैसे सेम डिग्री का मतलब कैसा है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस फंक्शन है मेरे लिए। ठीक है। मैंने लिखा से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये होमोजीनियस है। ठीक है। मतलब ये एक्चुअली केवल एक्स का नहीं, ये दो वेरिएबल का फंक्शन। जनरली होमोजीनियस की जो बात होती है ना, वो दो वेरिएबल्स के लिए अपन बात करते हैं, एक वेरिएबल में तो मतलब नहीं, एक वेरिएबल में तो ऑब्वियसली हर टर्म में डिग्री अलग अलग आ रही है ना। जनरली अपन दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसमें भी टू डिग्री, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। ये टू डिग्री, ये टू डिग्री, इसमें एक्स की डिग्री वन, वाई की डिग्री वन, तो दोनों मिला के टू डिग्री, तो दैट इज टू डिग्री टर्म्स। ये सब टू डिग्री टर्म्स ऐसा, है ना। ठीक है। तो उसमें एक चेक करने का मेथड है मेरे पास, कि आप क्या करो, जैसे किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं, लेट्स से fxy, चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो आप क्या करो कि x की जगह पे tx रख दो और y की जगह पे ty, x की जगह पे tx रख दो, है ना, और y की जगह पे ty रख दो। ठीक है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाता हूँ। x की जगह tx और y की जगह पे ty रखा अपन ने, तो लेट्स से वो बन गया g tx
टी वाई। अब उस पूरे फंक्शन को सॉल्व करके यदि मेरे पास t की एक पावर अलग आ जाती है और दैट बिकम t की पावर अलग आके t पावर n वो अलग आके मेरे पास हो जाता है t पावर n fxy। मतलब t पावर n पूरा अलग आ गया और पूरा का पूरा fxy में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करूं, है ना, तो tx रखा ty रखा, तो g ऑफ tx g ऑफ ty t स्क्वायर एक्स स्क्वायर t स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर एफ ऑफ वाई। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन बोला जाएगा। इस वाले में ले सकते हो आप, इस वाले में जैसे उसमें यदि मैं लेता हूं तो g ऑफ tx g ऑफ ty इस वाले में, तो क्या आएगा मेरे पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 tx 2 dy, टी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द होमोजीनियस फंक्शन, उसको भी अपन होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? होमोजीनियस फंक्शन में कोई डाउट है किसी को? होमोजीनियस फंक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? 2x स्क्वायर नहीं होगा, मैं समझा। अच्छा 2x स्क्वायर, ओके। चलिए, कुछ फंक्शंस में लिख रहा हूं, आपको बताना है उसमें से कौन कौन से फंक्शंस होमोजीनियस हैं या होमोजीनियस नहीं है। x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, सेकंड x प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन y साइन एक्स प्लस वाई x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें से आपको बताना है कौन कौन से होमोजीनियस हैं, केवल आप नंबरिंग कर दीजिएगा जिस जो होमोजीनियस हैं उस पर। पार्थिव गलत आंसर है, पार्थिव पार्थ सिंह का सही है, माधव राठौड़ का सही है।
सही है। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट और थर्ड होंगे, है ना? फर्स्ट और थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टी रखोगे, फर्स्ट में क्या होगा ऐसे लिखा है, देखो टी एक्स हो गया, टी वाई हो गया, कॉस ऑफ यहाँ पर टी वाई हो गया और यहाँ पर टी एक्स। टी से टी कॉमन ले लेते हैं, टी हो गया एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ वाई बाय, तो टी इंटू एफ एक्स वाई हो गया आपके पास। ठीक है, यहां पे लोगे तो टी एक्स प्लस टी वाई कॉस ऑफ टी एक्स हो गया अपॉन यहां पर टी वाई साइन ऑफ टी एक्स प्लस यहां पर टी ऑफ वाई। टी यहां से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना? एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ टी एक्स वाई साइन टी एक्स प्लस वाई। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी t बच गया, यहाँ पे भी t बच गया, जबकि ये था आपका एफ ऑफ एक्स वाई, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द होमोजीनियस फंक्शन। लास्ट वाला तो आ जाएगा होमोजीनियस फंक्शन है, लास्ट वाला तो होमोजीनियस हो जाएगा, इसकी जगह पे dx रख दो, y की जगह पे dy। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें? होमोजीनियस फंक्शन में इजी है, सीधा सीधा रख के देखना है, बस ऐसे ही पता लग जाएगा। तो फर्स्ट वाला होमोजीनियस था इसमें, और थर्ड वाला भी होमोजीनियस आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड वाला होमोजीनियस। देन एक और अपन ले लेते हैं अभी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। हाँ, ये थर्ड टाइप का मान लो, है ना? थर्ड टाइप का फंक्शन है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक मिनट रुक जाता हूं, बोर्ड शायद विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है कि सिंपली इसमें लिख लीजिए आप, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं लिखा देता हूं, है ना? डेफिनेशन लिख लीजिए आप। ठीक है, if a function can be represented, इसमें लिख लीजिएगा, if a function can be represented as explicitly in the form of x, explicitly in the form of x, or in the form of y, in the form of x or in the form of y, in the form of y, or in the form of any other variable, or in the form of any other variable, then it is called explicit function.
then it is called explicit function. And if function have such type of terms, in which y cannot be represented in terms of x, y cannot be represented in terms of x, or x cannot be represented in terms of y, x cannot represented in terms of y, then it is called implicit function. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन अपन बोलते हैं जिसमें अपन y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब इधर y आ जाए और सारी x वाली टर्म इधर, या इधर x आ जाए और सारी y वाली टर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। और यदि मिक्स टाइप की टर्म आ रही है, आपको लग रहा है कि मिक्स x और y दोनों मिक्स चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, उसको अपन इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो जनरली आप ऐसा मान सकते हैं कि अभी तक जितने भी फंक्शंस में लिख रहा था वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। अभी कहीं पे होमोजीनियस टाइप में जरूर मैंने इम्प्लिसिट फंक्शंस लिखे थे, बाकी उसके अलावा जितने भी अपन लिख रहे थे वो सारे के सारे आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। फॉर एग्जांपल y is equals to x square minus x plus 1 एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y is equals to sin x एक्सप्लिसिट फंक्शन है अपने पास, y is equals to x square minus 1 upon ln x एक्सप्लिसिट फंक्शन, या x को y की फॉर्म में लिख दो, x is equals to e power y minus 1, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे अपन, x is equals to ln y plus sin x, ये भी sin y, ये भी सब एक्सप्लिसिट फंक्शन। All these are the explicit function, जिसमें इधर y आ जाए उधर पूरा x आ जाए, या इधर x आ जाए उधर पूरा y आ जाए, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट अपन बोलते हैं जिसमें अपन x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे, x और y को अपन सेपरेट नहीं कर पा रहे, है ना, x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि y is equals to x cube minus 3x square y square plus y, y is equals to x cube minus 3x square y cube, ऐसा लिखते हैं। मैंने लिख दिया x पावर y plus y पावर x is equals to, ठीक है, बहुत सी बार सॉल्व करके हो जाता है, लेकिन मान लो सॉल्व करके भी नहीं हो रहा है तो उस वाले केस में फिर अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। y is equals to x cube plus y cube upon 3xy बोल दूंगा, these all are implicit function, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। कोई डाउट है इसमें किसी को, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? सिंपल सी चीज है, वैसे कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ पॉइंट है ही नहीं, उसमें कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है, इसमें क्या कोई कैलकुलेशन बस ये है कि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सी बार क्या होता है कि आपको मिक्स लगेगा, लेकिन हो सकता है अपन जैसे उसको कन्वर्ट कर ले,
फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y। अब देखना समझना है, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है, अब मान लो मैं cos इनवर्स ले, x इज इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स y माइनस y। अब ये एक्सप्लिसिट बन गया, तो इसको एक्सप्लिसिट बोलूंगा, इसको इम्प्लिसिट नहीं बोलूंगा। एक्स वाई की फॉर्म में आ गए, है ना। तो बहुत सी बार क्या होता है, सॉल्व करने के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है ना। इसमें तो दिख ही रहा है, जैसे क्यूबिक है, आप कितना भी कर लो, मतलब एक्स और वाई मिक्स आएगा जाएगा, एक्स और वाई मिक्स आएगा जाएगा, इसका अपन नहीं कर सकते ऐसा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है पार्ट सिंक, सारे होमोजीनियस फंक्शन जो है वो सारे होमोजीनियस को आप एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या बोल रहे हो आप, इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो अभी वही मैं बोला, बहुत सी बार क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिखा y = x² + y², है ना। अब ये यूं नॉन होमोजीनियस है, मतलब fxy = ये लिख दिया अपन, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और होमोजीनियस में क्या होता है कि होमोजीनियस में इधर fxy टाइप का आता है, तो वो जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा कन्वर्जन अपन बोल नहीं सकते। नहीं इसमें ऐसा कोई वो नहीं है बेटा, इसमें तो आपको क्या है कि वो चेक करना ही पड़ता है ना। एक बार आप ट्राई कर लो उसको सॉल्व करने के लिए, बुरा है तो ठीक है, तो अदरवाइज उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं, वो चेक करना ही पड़ता है आप सॉल्व हुआ है ऐसा, ठीक है। ठीक है, चलिए बस, तो आज के लिए इतना बहुत है अपना, है ना। तीन टाइप के फंक्शन अपन ने ले लिए, अब इसके बाद अपन ऑड इवन फंक्शन लेंगे, है ना। अजीत सर आए गए हैं शायद, हाँ ठीक है, अजीत सर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है यहाँ तक, चलिए ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, है ना। मैं आज एक शीट और भेजूंगा, तो एक शीट और आज करनी है डोमेन रेंज वाली, अभी डोमेन रेंज की प्रैक्टिस चलेगी, उसके साथ में थोड़ी बहुत इक्वेशन की हो सकती है ना। तो आज एक शीट में और भेजूंगा, तो उसके क्वेश्चन और आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए देन, ओके देन, बाय बाय।